जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करते हैं क्लास नंबर 7 में। और यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। देखिए जरा, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसमें मैंने आपको वर्क से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे। टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में हमने आपको बताया था। पॉजिटिव वर्क कब होगा ये आपको बताया गया था, नेगेटिव वर्क कब होगा ये भी आपको बताया गया था, है ना। और जीरो वर्क की पोजीशन कब बनती है ये भी आपको बताई गई थी। यहाँ से ये पीक पॉइंट है जहाँ से हमारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। इससे आगे की अगर हम बात करें, देखें जरा, लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, और इसमें आपको बताया गया था कि मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होगी दोस्तों वो किस किस का योग के बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा के और गतिज ऊर्जा के। यानी किसी भी वस्तु में गति के कारण और उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा का संयोजन होगा, जो ऊर्जा संग्रहित होगी, वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, उसी को आप यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे, है ना। ठीक है, इसको पेशीय ऊर्जा भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए जरा, एक एक करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है यहां से काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर मैं बात करूं गतिज ऊर्जा के बारे में, ध्यान देंगे आप भाई, सीधा सा हमको पता लग रहा है गति के कारण जो ऊर्जा संग्रहित हो रही है ना। तो देखेंगे जरा, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is produced due to the, ये ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ड्यू टू इट्स मोशन, आल्सो कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसके अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², यानी किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को आप क्या बोलेंगे, उस ऊर्जा का क्या नाम दिया गया है हमने, ध्यान देंगे आप लोग, उसको ऊर्जा को हमने बोला है काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब देखें ना, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे आप, यहां से दो पॉइंट हमारे निकल कर आते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनल होती है मास के, और ध्यान रखेंगे आप काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है v² की। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ध्यान देंगे, यदि मास में कोई चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी तुरंत चेंज हो जाएगी। इतनी बात याद रखेंगे आप। देखें जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, अच्छा ये बात आप ध्यान रखिए, m का मतलब क्या होता है, मास, यानी कि द्रव्यमान, और v का मतलब वेलोसिटी, यानी कि वस्तु का वेग। चलो जरा, इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखिए जरा, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो ध्यान देंगे आप, सबसे पहला एग्जांपल, उड़ता हुआ पक्षी। देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पक्षी उड़ रहा है ना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो पक्षी क्या होता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, यानी कि 3D डायमेंशन में, ये 3D डायमेंशन में x, y, z तीनों डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ऊर्जा की बात करें तो याद रखेंगे, देखो आपने देखा हो कई बार उड़ता उड़ता पक्षी रुक जाता है और आराम से उड़ता रहता है ना। यानी अपनी स्थिति के कारण भी और अपनी गति के कारण भी, यानी कौन सी ऊर्जा इसके अंदर बनेगी, याद रखेंगे आप, यांत्रिक ऊर्जा। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, उड़ता हुआ हवाई जहाज यानी कि एयरप्लेन,
है ना। अगर उड़ते हुए हवाई जहाज की बात करूं तो याद रखना, देखो अब यहां से एक बात याद रखेंगे आप, हवाई जहाज कहां उड़ता है, देखो जो भी वस्तु ऊंचाई पर काम करेगी, ध्यान रखना, जो भी वस्तु, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज वर्क ऑन एनी हाइट, जब ऊंचाई की बात आ जाए कि कोई वस्तु ऊंचाई पर उड़ रही है, ऊंचाई पर चल रही है, ऊंचाई पर गतिमान है, तो याद रखना ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसको मैं बोल रहा हूं उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लेकिन हवाई जहाज में गति भी है, यानी कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक का मतलब है काइनेटिक भी आ गई और पोटेंशियल भी आ गई, दोनों बातें आप याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही होगी मेरे हिसाब से, आपको एक एक बात क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं झरने का बहना, जो झरना बहेगा गिरना ही है, यानी गति के कारण, यानी कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। आपको समझ में आ रही है बात। इस तरीके के काफी सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन में भी आएंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन का एक, देखो जब भी हम किसी चैप्टर को एंड करेंगे ना, 2 या 3 या 4 लेक्चर्स में, दोस्तों उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद जितनी भी वीडियोस में वो कंप्लीट होगा, उतनी वीडियोस में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और सबसे लास्ट की जो क्लास होगी वो आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर मैं आऊंगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, RRB NTPC के, CBT 1 में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, रेलवे में जितने क्वेश्चन आए हैं, SSC के कुछ क्वेश्चंस का मिक्सअप लेकर के चलेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको ये सारी चीजें कराने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इस बैच में जो हमारी फिजिक्स चल रही है वो ऑल कंपटीशन के लिए काम कर रही है। SSC में भी वही काम करेगी, CGL, CHSL, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, सभी में वही काम करेगा। तो मिक्सअप आपको उसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। चलें जरा आगे। इससे आगे की अगर बात करूं, देखिए जरा, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चलो जी, देखिए जरा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी याद रखेंगे गतिज ऊर्जा तथा मोमेंटम का मतलब संवेग हो गया, वेग से संवेग उत्पन्न होता है, याद रखना m द्रव्यमान में, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। बाकी कॉन्सेप्ट आपको जब एग्जाम क्वेश्चन हम लगाएंगे ना, तब आपको और थोड़े थोड़े ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे की मैं बात करता हूं। देखिए जरा, हमको जो रिलेशन निकालना है वो किस किस के बीच में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और याद रखेंगे आप मोमेंटम यानी P के बीच में हमसे पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप। देखें जरा, इसको अगर मैं बात करूं, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहां पर यूज होने वाला है। क्या बनेगा ये ध्यान देंगे आप, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। चलिए जरा, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, ध्यान देंगे बात के ऊपर। क्या बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल होगी वो किसकी इक्वल होनी है, काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल होगी वो किसके इक्वल होगी, P²/2m के इक्वल होगी, है ना। चलेंगे जरा, अब देखिए जरा यहां पर P क्या होगा, मोमेंटम यानी कि संवेग, और M क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि मास। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए जरा, इससे आगे की बात करो। देखो यहां से क्वेश्चन हमारा बनता है कई बार, क्योंकि यहां से सीधी सीधी एक बात समझ में आती है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है किसके, P² के, और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली होता है M के। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। ये जो मैं नोट में आपको लिखा रहा हूं ना बातें, यही से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, और एग्जाम के पर्पज से यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इतनी बात याद रहेगी आपको। समझ में आ गई बात। ये काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट था। दो ही कंसेप्ट यहां पर बनते हैं, ½ m² और P²/2m, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे जरा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पे ध्यान देंगे आप।
देखेंगे यार नेक्स्ट। अब इसी के छोटे भाई की बात कर लेते हैं, और छोटा भाई है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। चलिए जरा अब याद रखेंगे आप, an energy which is produced due to its position are called पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। एक बात आप याद रखेंगे, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पी ई से, या खाली ई से भी इसको आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलें जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप। अब यहां से एक बात ध्यान देंगे, अगर किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना हो तो याद रखेंगे एम जी और एच। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है, यानी जो स्थिति के कारण उत्पन्न हो रही है ना, जो स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो सीधा सीधा डिपेंड करती है हाइट के ऊपर कि ऊंचाई कितनी है। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी तेजी से वस्तु गिरेगी और उसमें उतनी तेजी से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी, प्रोड्यूस होगी। बात याद रहेगी। तो किसी भी बॉडी का आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं, mgh लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे। देखो यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कितने प्रकार के कारण उत्पन्न होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात आती है हाइट की। अगर ऊंचाई की बात करूं, अगर कहीं पर भी ऊंचाई की बात हो रही है तो याद रखना वहां पर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई, ये समझो। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, चेंज इन शेप एंड साइज। आकृति व आकार में परिवर्तन। जी हाँ, अगर किसी भी शेप में किसी प्रकार का कोई चेंज हो रहा है तो याद रखेंगे वहां पर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। और आगे की अगर मैं बात करूं, कंजर्व एनर्जी, यानी कि याद रखेंगे आप संग्रहित ऊर्जा। अगर कहीं पर भी कोई संग्रहित ऊर्जा दिखाई दे रही है तो भी वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा। देखो ये 3 पॉइंट हैं और इन 3 पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट नहीं बनता जो ये बता सके कि स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है। आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और रिलेटेड क्वेश्चन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तभी मेरा ये उद्देश्य जो चल रहा है फिलहाल, आपको नौकरी दिलाना। याद रखेंगे आप तभी वो सफल हो पाएगा जब तक आप मेरे साथ लगकर मेहनत नहीं करेंगे, है ना। चलें जरा, इतना समझ में आ गया आपको। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितने के ऊपर डिपेंड करती है, ऊंचाई होगी तब स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, आकृति आकार में कोई चेंज होगा तब पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, या फिर अगर कोई संग्रहित ऊर्जा है तब भी क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा तुरंत प्रोड्यूस हो जाएगी। चलें आगे देखेंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप। चलो जी, ये तो हो गया उत्पन्न के कारण, है ना, इनके कारण ये उत्पन्न होगा। अब अगर मैं बात करूं कि प्रकार कितने होंगे, है ना, कि प्रकार कितने होंगे, कितने प्रकार से उत्पन्न होगा, तो देखिए जरा, इसको लिख सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। देखो जी,
अगर मैं बात करूं स्थितिज ऊर्जा के कितने प्रकार, 3 प्रकार होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं नंबर 1 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। दूसरी अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ रही है ना बात आपको? चलो जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं नंबर 3 केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। चलें जरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये 3 ऊर्जाएं क्या होंगी, टाइप्स होंगी, याद रखेंगे आप, इलास्टिक, ग्रेविटेशनल और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको अगर हम बात करें, देखिए जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, याद रखेंगे आप, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इधर आ जाओ, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। देखो द चेंज in shape and size of any body या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, प्रोड्यूस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं U बराबर, तो याद रखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब आप बोलेंगे जी फॉर्मूला कैसे बना, देखो जरा फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, देखो यहां से ध्यान रखेंगे 2 चीजें फॉर्मूले के अंदर आई हैं, K और X, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है, एक नाम यहां पर आया है इलास्टिक, यानी कि प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ क्या होता है, देखिए आप ध्यान देंगे, आपने एक रबड़ बैंड देखा है, एक रबड़ बैंड जो होता है ना, अच्छा, जिसको रबड़ का छल्ला भी आप बोलते हैं। अगर रबड़ बैंड ये है, इसको मैं दोनों तरफ से पकड़ो, खींच दूं, है ना, इसको खींचने के बाद अब ये खिंच गया, यानी इसकी शेप चेंज हो गई। अब जो मैंने फोर्स इसके ऊपर लगा रखा है, इस फोर्स को बेटा जैसे ही मैं छोड़ दूंगा, जो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया था, अब वो फोर्स क्या हो गया, बंद हो गया। फोर्स के हटाते ही ये तुरंत जो ये रबड़ बैंड है, ये फिर दोबारा से कहां पर आ जाएगा, बिल्कुल वहीं पर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, 1 या 2 सेकंड में फिर वहीं पर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इलास्टिक बॉडी कौन होगी, प्रत्यास्थ वस्तु कौन होगी, जिस वस्तु के ऊपर बल लगाकर उसकी आकृति और आकार को बदल दिया जाए, लेकिन बल को हटाने के पश्चात वस्तु फिर दोबारा से प्रारंभिक आकार में लौट आए, वो वस्तु क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थ कहलाएगी, इलास्टिक कहलाएगी। और याद रखेंगे इलास्टिक बॉडी में कोई भी चेंज क्या प्रोड्यूस कर देता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। फॉर्मूला बन जाता है U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए जरा, मेरे पास एक स्प्रिंग था, ये लो जी, है ना। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ा और स्प्रिंग पर क्या लगा दिया, ऊपर को भी खींच दिया और नीचे को भी खींच दिया। बात याद रहेगी, ये स्प्रिंग था नॉर्मल, लेकिन मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ से पकड़ा, इसे नीचे और उसे ऊपर, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बल लगा दिया। बल लगाते क्या हुआ, इसका आकार परिवर्तित हो गया। अब देखो जरा, जितना आकार में परिवर्तन हुआ उसको क्या बोल देते हैं, एक्स। तो एक्स क्या आ गया, विस्थापित या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और के क्या होता है, याद रखेंगे आप, स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि स्प्रिंग नियतांक। इतनी बात याद रहेगी, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, याद रखेंगे U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा दोस्तों, इसी का फॉर्मूला होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा
देखो आपने वो देखा होगा, गुलेल देखी है, गुलेल को आप क्या करते हैं, पीछे को खींचते हैं, जितना ज्यादा पीछे खींचेंगे और क्या होगा, जैसे आप उसको छोड़ोगे, भाई आपने थोड़ा सा पीछे खींचा है ना, तो जो पत्थर जाएगा, जो आपका पार्टिकल जाएगा वो थोड़ी दूरी तक जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा आप गुलेल को खींचेंगे उतनी तेज दूर पत्थर जाएगा। ऐसी अगर मैं बात करूं, इसका एक एग्जाम्पल और बन जाता है बो एंड एरो। तीर कमान क्या होता है, याद रखेंगे आप, मान लीजिए कोई तीर कमान है, यहां पर ये तीर लगाया गया, अब याद रखेंगे आप, इसको आपने क्या किया, एक्स दूरी पीछे खींच लिया, बिल्कुल स्प्रिंग वाला मामला है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते ही जितनी ज्यादा आप दूरी लेंगे, याद रखेंगे, जितनी ज्यादा आप दूरी भरेंगे उतनी तेजी से एनर्जी उसको मिलेगी आगे जाने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई, और वही एनर्जी कैसे निकालेंगे, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। बातें समझ में आ गई? यहां तक कोई बात हो तो जल्दी से देखें जरा, कमेंट आप कर सकते हैं, जिस भी पॉइंट में आपको जहां पर भी प्रॉब्लम होगी जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, देखो एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू हाइट, इज कॉल्ड, याद रखेंगे आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात याद रहेगी, यानी हाइट की वजह से जो भी एनर्जी गेन होगी उसको आप क्या बोलेंगे, याद रखेंगे आप, उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे U बराबर माइनस के जी m1 m2 अपॉन r, स्क्वायर नहीं आएगा, ये बात आप याद रखेंगे, है ना दोस्तों। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इसका एक जो एग्जांपल मैं और देख लेता हूं, और याद रखिए यहां पर जो जी की वैल्यू आएगी 67 × 10⁻11, इसको आप याद रखेंगे। देखिए जरा, अब यहां से अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, झूले से उतरता बच्चा, देखो आपने ऐसे झूले देखे होंगे, यहां से चलते हैं और यूं जाके बच्चे को नीचे छोड़ देते हैं। बातें समझ में आई? जब यहां से बच्चा नीचे आएगा, बातें समझ में आ रही हैं, तो बच्चा क्या होगा, वेग में अधिकता होगी, भाई तेजी से चलेगा, और जितनी भी ऊंचाई यहां पर इसने ली है, समझ में आ रही है बात, यानी यहां पर कौन सी एनर्जी लगेगी, याद रखेंगे, ग्रेविटेशनल। इसको कौन खींचेगा, भाई ग्रेविटी भी तो इस पर बराबर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से इसका वेग क्या होगा, तेजी से इंक्रीज होगा, है ना। तो क्या यहां पर होगी एनर्जी, याद रखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बनेगी। इतनी बातें समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत, यानी याद रखेंगे। देखो अब याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर थी, यहां पर थी, लेकिन जैसे यहां से नीचे आया, ग्रेविटी ने फोर्स लगाया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, गति आ गई ना। भाई यहां पर गति नहीं थी, लेकिन यहां पर गति आ गई, यानी यहां पर क्या लिखेंगे आप, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और कोई व्यक्ति सीढ़ी पर ऊपर की तरफ को चढ़ रहा है, याद रखेंगे, सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ता व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति ग्रेविटी के विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में काम करेगा, तो याद रखेंगे आप, वहां पर क्या लिखेंगे आप,
इसको क्या लिखेंगे आप, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या बनेगी, बनेगी, क्योंकि गति की विपरीत दिशा में जा रहा है, लेकिन ये गति के साथ में आ रहा है, तो यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बनेगा। बातें समझ में आ गई। पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा में कमी और अधिकता कब कब आएगी, तो याद रखेंगे आप, गुरुत्व के अगर ग्रेविटी के अंडर में मोशन करेंगे, नीचे को जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी, लॉस होगी। इंक्रीज कौन होगा ऐसी पोजीशन में, क्योंकि आपका वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो पोटेंशियल गायब हो जाएगी धीरे धीरे। समझ में आ गई बात। चलें जरा, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, केमिकल की अगर मैं बात करता हूं, देखिए जरा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, द एनर्जी, इसमें ऐसे लिखेंगे आप, स्टोर्ड इन सेल्स आर कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। बातें समझ में आ गई। यानी आप याद रखेंगे, जब भी कोई कंपाउंड बना रहता है, समझ में आ रही है बात, और वो कंपाउंड क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो वहां पर एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर बन जाती है। क्या बन जाती है, वहां पर कोई ना कोई एनर्जी जरूर बनती है। जब कोई चीज टूटती है तो वहां पर एनर्जी जरूर बनती है, और वही एनर्जी किसका नाम दिया जा रहा है, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, बॉनफायर। यानी समझ में आ रही है बात। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कैंडल और फायरवुड याद रखेंगे, बर्न कैंडल और फायर वुड, दोनों एग्जांपल किसके होंगे, याद रखेंगे आप, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, बैटरी भी हो सकता है, इसका एग्जांपल बैटरी भी लिख सकते हैं आप, बैटरी या बैटरा जो आप घरों में यूज करते हैं, वो भी क्या आएगा, इसी के अंदर में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलें जरा आगे, अब चलते हैं नई पॉइंट की तरफ, जल्दी से देखें जरा। इसी क्लास में आपका एक चैप्टर एंड हो जाएगा, और फिर एक क्लास आपकी और बचेगी इसी चैप्टर की, जिसमें हमको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, एसएससी प्लस रेलवे, और जितने भी आपके छोटे बड़े एग्जाम हैं सभी के क्वेश्चन उसमें आपको कराए जाएंगे। 25 या 30 क्वेश्चन की एक सीरीज आपको दिखाई जाएगी। चले जरा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, जल्दी से बताएं जरा। जल्दी से बताएं जरा। देखो, ऊर्जा के संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, ऊर्जा का नहीं निर्माण किया जा सकता है और नहीं विनाश। ऊर्जा को केवल एक रूप से अन्य रूप में बदला जा
सकता है। देखो जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक कार है और कार में हमने एनर्जी की फॉर्म में डलवा दिया है फ्यूल, और हमने कार को चलाना स्टार्ट कर दिया, तो जहां पर भी हमको जाना था उसके हिसाब से हमने तेल डलवाया, और देखिए जरा जैसे ही हम चलते रहे और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, है ना, और आ गए यहां भी हमको जाना था, यानी एक जगह ऐसी जरूर आएगी कि हमारी गाड़ी का तेल खत्म होने वाला होगा। तेल तो खत्म हो गया, फ्यूल तो खत्म हो गया, है ना, तो एनर्जी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एनर्जी कन्वर्ट हो गई है वर्क डन में। जब आपकी गाड़ी का तेल खत्म हुआ तो अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब तेल हमने डलवाया था तब तो हम कहीं और थे, लेकिन जब तेल खत्म हुआ तब हम कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर दूर आ गए हैं, जहां के हमारा फ्यूल खत्म हो गया है ना। तो एनर्जी क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। इस बात को आप समझेंगे जरा, एनर्जी क्या हो गई बेटा? कन्वर्ट हो गई दोस्तों, है ना। तो एनर्जी क्या हुआ? ना तो हमने एनर्जी को बनाया और ना ही हमने एनर्जी को एंड किया, बस एनर्जी क्या होती है? अपना रूप बदल लेती है, अपना स्टेटस बदल लेती है। ठीक है, देखिए जरा, तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड or created, it will be convert from one state to another state। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी। कहने का मतलब है ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी, अतः ऊर्जा संरक्षित रहेगी। और यही हमारा नियम है कि ऊर्जा कभी भी ना खत्म होती है ना ही निर्मित होती है। ऊर्जा क्या होती है? बस कन्वर्ट होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से कन्वर्ट होता रहेगा। और इसी को हमने बताया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप, अब थोड़ा सा कन्वर्ट हम देख लेते हैं, है ना, यानी ऊर्जा का अमाउंट जो है वो सेम रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है? चेंज। ट्रायंगल का मतलब आप ऐसा समझ ले, चेंज है। चेंज की अगर मैं बात करूं काइनेटिक और पोटेंशियल, तो चेंज जो होगा यानी टोटल एनर्जी की अगर मैं बात कर दूं, वो कितना हो जाएगा? चेंज कितना हो जाएगा? जीरो, है ना। चेंज जीरो होने का मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी? बोलो। देखो चेंज जीरो हुआ है लेकिन एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। इस बात को आप नोट करके ध्यान रखेंगे। चेंज, ट्रायंगल का मतलब चेंज हो गया, चेंज इन एनर्जी जीरो है, लेकिन चेंज इन एनर्जी जीरो का मतलब क्या है? एनर्जी लास्ट टाइम बेटा अगर आपकी 100 जूल थी तो कोई चेंज नहीं हुआ है, अब भी कितनी रहेगी? 100 जूल ही रहेगी। अगर आपकी कितनी थी? 50 जूल, तो अब भी कितनी रहेगी? 50 जूल। ये इसमें बताया गया। चलें जरा आगे। अब देखो कन्वर्ट की बात देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी, कौन कैसे एनर्जी कन्वर्ट करेगा, यहां से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और लास्ट टाइम भी एग्जाम्स में आया है, रेलवे के एग्जाम्स में। जी हाँ, रेलवे के एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और कैसा पूछा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो देखें जरा, अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल से लेके चल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको थोड़ी ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए जरा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, नंबर 1 पॉइंट मेरे सामने आता है दोस्तों, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को आप क्या देते हैं? बिजली देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा आप इसको देते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आप इसको क्या देते हैं? डीजे जो लगता है, जो डेक लगते हैं, जो कॉलम यूज की जाती हैं, उसको आप बिजली देते हैं, और वो बिजली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ध्वनि में, जब भी तो तेज आवाज कर पाती है ना। अब इसका उल्टा अगर हम देखें,
माइक्रोफोन, अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूं, छोटे छोटे जो माइक्रोफोन होते हैं बिल्कुल एज इट इज, देखो ये लगा हुआ है माइक, बिल्कुल ऐसे ऐसे इससे भी छोटे छोटे माइक्रोफोन होते हैं जिनको कई बार सीक्रेट इसी के लिए भी लगाया जाता है। यानी वहां पर क्या होता है, छोटी सी छोटी अगर ध्वनि भी होगी उसको कैच कर देंगे और विद्युत ऊर्जा के माध्यम से हम तक पहुंचा देंगे। यानी ये इसका उल्टा हो गया। अब देखो आपको याद करने में भी आसानी होगी, ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नंबर 3, विद्युत मोटर। क्या देते हैं विद्युत मोटर को, जल्दी से बताएं आप। मोटर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा। मोटर को बिजली देते हैं और मोटर की बिजली किसमें बदल जाती है, पानी को ऊपर तक लाने में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। पानी को ऊपर तक लाना यानी पेशीय बल, जिसको आप क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जनरेटर यानी कि डायनामो। ये क्या काम करता है, फिर याद रखेंगे आप, इसमें हत्ती लगाते हैं, चुंबक के बीच में एक प्लेट होती है बड़ी सी जो घूमती है और क्या करती है, वो यांत्रिक ऊर्जा के साथ कन्वर्ट कर देती है ऊर्जा में, जिससे आपके बिजली पंखे इत्यादि उपकरण चल पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे बल्ब या ट्यूबलाइट। क्या होता है बल्ब या ट्यूबलाइट में, जल्दी से बताएं आप। क्या देते हैं इसको, विद्युत ऊर्जा, और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रकाश में या फिर ऊष्मा में, है ना। गर्मी भी पैदा करता है ना बल्ब, तो प्रकाश लाइट भी देता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। आगे अगर मैं बात करूं, सोलर सेल। अब इसका उल्टा हो गया, सोलर सेल को क्या चाहिए, प्रकाश, और कन्वर्ट होता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। आई होप आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हो दोस्तों, है ना। एक एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ज्यादा तेज भागने में कोई फायदा नहीं है, आपको क्लियर चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। देखिए जरा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने बना रखा है, इसको आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। देखिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, विद्युत हीटर। हीटर को आप क्या देते हैं, जल्दी बताएं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और आपको क्या देता है, ऊष्मा, है ना, जिससे आप काफी काम कर पाते हैं। देखिए जरा अगर मैं बात करूं, जलता कोयला, ये एग्जाम में पूछा गया, याद रखेंगे आप। जल्दी से बताएं, कौन बताएगा, जलता कोयला क्या होता है, कोयले में कार्बन से बना है, कार्बन का मतलब रासायनिक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा से क्या मिलेगी हमको, ऊष्मा मिलेगी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, विद्युत सेल। विद्युत सेल की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, रासायनिक ऊर्जा होती है सेल के अंदर और हमको क्या देता है, विद्युत देता है बदले में। जल्दी से देखिए जरा 10 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इंजन। क्या होता है इंजन में, जल्दी से बताएं, ये भी पूछा गया है। क्या होती है इसमें, ऊष्मीय ऊर्जा, और क्या करता है ये, जल्दी से बताएं, इंजन क्या काम करता है, यांत्रिक कार्य करता है। यानी इन सभी में क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा जो है आपस में कन्वर्ट होती रहती है। ये टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में रेलवे, एनटीपीसी, बाकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। छोटे छोटे एग्जाम्स में भी ये चैप्टर थोड़े से लो लेवल के हैं, तो आप मीडियम रेंज के जो एग्जाम आपके होते हैं ना, जैसे एमटीएस हो गया, है ना, इनमें इन चैप्टरों में से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। जो बड़े एग्जाम्स होते हैं वहां पर बड़े यूनिट्स आपको ऑब्जर्व किए जाएंगे, साउंड वेव हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलें आगे, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखें जल्दी से जरा इसको, आप जल्दी से एक बार रिवाइज कर देंगे।
फिर मैं आगे के पॉइंट लेके चलता हूँ और आपकी क्लास ये एंड होती है। फिर देखिए जरा, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैंने आपको बताया है और इसको आप याद रखेंगे। स्टार वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है। ये पूछे भी गए हैं। जलता कोयला काफी बार पूछा गया है। जलता कोयले में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा कार्बन, यानी कार्बन को गर्म करते हैं और गर्म करने से जलने से क्या देता है? ऊष्मा देता है। चलें जरा आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखें जरा आगे का पॉइंट क्या है। लो जी, एनर्जी खत्म, वर्क खत्म, अब बचता है आपका पावर। बताइए जल्दी जरा, पावर की अगर मैं बात करूं, पावर क्या होता है? शक्ति। जल्दी से बताइए जरा, अगर मैं बात करूं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, कितना वो काम कर सकता है। ये पंखा कितनी तेज चल सकता है, तो देखो जरा इसके क्या होंगे इसमें, इसकी जो पावर है जो किसमें काउंट होती है? वाट में, है ना। कितने वाट का पंखा है, यानी जितने ज्यादा वाट का होगा उतने ज्यादा तेज चलेगा। ऐसे ही बल्ब की बात करें, कितने वाट की एलईडी है? 9 वाट की। कितने वाट की एलईडी है? 15 वाट की। यानी जैसे जैसे वाट बढ़ते जा रहे हैं, प्रकाश तेज होता जा रहा है, काम करने की क्षमता ज्यादा होती जा रही है ना दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों के उपकरण के, डिवाइस के वाट जितने ज्यादा होंगे, क्षमता जितनी ज्यादा होगी, हाँ ठीक है, क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या बनेगा? याद रखेंगे आप, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए जरा आगे, यानी कि अगर मैं बात करूं वाट की, अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे P बराबर W अपॉन T, यानी कि W मतलब कार्य और T मतलब समय। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो कार्य का मतलब क्या हो गया? जूल, और अपॉन में क्या आ गया? सेकंड, और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 1 वाट किसके बराबर होगा, तो आप बता सकते हैं जी 1 वाट बराबर होगा 1 जूल बटे 1 सेकंड के। यानी किसी उपकरण की अगर 1 सेकंड में काम करने की क्षमता 1 जूल हो, सॉरी, किसी वस्तु का 1 सेकंड में जो कार्य किया गया कार्य हो वो कितना 1 जूल हो, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 वाट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यहां से एक पॉइंट और आपका और बन जाता है, P बराबर डेल्टा E अपॉन T। ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसकी जो दर होगी, है ना, वो क्या बनेगी आपकी? याद रखेंगे, उसको भी आप क्या बोलेंगे? क्षमता बोलेंगे। इसको देखें जरा आगे, कार्य बराबर क्या होता है भाई? ऊर्जा कार्य है, बल गुणा विस्थापन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और देखना जरा दूरी बटे समय क्या होता है? वेग। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, बल गुणा वेग। याद रखेंगे, बल गुणा वेग भी क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? चलें जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे आप, डेल्टा ई क्या है? यहां पर ऊर्जा है, कौन सी? चेंजेबल। रूपांतरित ऊर्जा की बात चल रही है। इतनी बात समझ में आ गई? चलें आगे देखें जरा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं। अब यहां से आप कुछ बातें याद रखेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं 1 किलोवाट, तो 10 की घात 3 वाट आएगा। अगर मैं बात करूं 1 मेगावाट, तो 10 की घात 6 वाट आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं 1 HP, HP का मतलब क्या होगा? हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति। ये बराबर होती है 746 वाट के।
इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे करके याद रखेंगे। किलोवाट तो 1000 आएगा और मेगावाट है तो कितना आएगा 10 की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलें जरा आगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर मैं बात करता हूं, देखें जरा एक पॉइंट और आता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा, यानी ई बराबर क्या होता है P इंटू टी। कुछ बात समझ में आ रही है? विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होगा P इंटू टी। अगर हम यूनिट की बात करें यानी क्या बनेगा किलोवाट घंटा। जी हाँ, किलोवाट घंटा, जिसको आप क्या बोलेंगे यूनिट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जिसको आप यूनिट। कितने यूनिट हो गए, समझ में आ गई बात। इसी के बेस पर हमारे घर के मीटर की रीडिंग ली जाती है, कितने यूनिट बना है और जितने यूनिट का रेट चल रहा होगा उसी से उससे मल्टीप्लाई करके आपका बिजली का बिल आपके हाथों में दे दिया जाता है। समझ में आ रही है बात। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनेगा, P इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा। चलें जरा नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा एंड हो गया। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। देखिए जरा अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, देखो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 पॉइंट यहां पर पूछे ले जाते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, संरक्षी बल, या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। असंरक्षी बल। बातें समझ में आ रही हैं। देखिए जरा अगर मैं बात करूं, देखो ये बल कौन से बल होंगे इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो जरा संरक्षी बल की बात करूं तो वे बल क्या करता है, कार्य करता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल कहलाता है। समझ में आ रही है बात। संरक्षी बल कौन होते हैं, जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जी हाँ, द फोर्स does not depend on their path, that are called conservative force, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गई बात। देखिए जरा अब इसमें आप याद रखेंगे, इसमें गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बताया गया, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और याद रखेंगे आप, इनके द्वारा केवल किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्थितिज ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। क्या हो जाएगा, देखो जरा, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, प्रदर्शित की जाएगी। समझ में आ रही है बात। देखिए जरा अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप,
जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके, ये इंपॉर्टेंट है और मेन आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। केंद्रीय बल, इससे आगे बात करूं प्रत्यास्थ बल, ठीक है। इससे आगे बात करूं चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। बातें समझ में आ गई। अब देखो यही सारी बातें यहां पर कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या होगा जल्दी से बताएं। पहला पॉइंट, कार्य क्या होगा, पथ पर निर्भर करेगा, है ना। सेकंड पॉइंट क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अगर एग्जांपल की बात करें, श्यान बल, घर्षण बल, अवमंदन बल, ये सभी क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्स में इसमें ज्यादा को डीप नहीं पूछा जाएगा, सीधा सा आपको 4 फोर्स दिए जाएंगे और ये बताना होगा कि संरक्षी बल कौन सा है, या फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये बताना होगा संरक्षी बल कौन सा नहीं है, या फिर असंरक्षी बल कौन सा है, या फिर असंरक्षी बल कौन सा नहीं है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो जल्दी से बताएं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, तो आप तुरंत मुझको मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, है ना। और बहुत जल्दी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाले हैं, जिसमें आप अपने कमेंट वगैरह, तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सेंड कर सकते हैं, है ना। और कम से कम टाइम में हम उनको सोल्व करके आपको दे सकते हैं। चलिए यार, ये सुविधा भी जल्दी हो जाएगी। बाकी जब तक नहीं होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। समझ में आ गया आपको, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर एंड हो जाता है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, यानी क्लास नंबर नेक्स्ट जो होगी, याद रखेंगे यार, उसमें मैं लेकर आऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो आप उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चैप्टर बिल्कुल रट जाना चाहिए, आपके माइंड में और दिल में ये सेट हो जाना चाहिए, है ना। जैसे ही आपके माइंड और दिल दोनों में सेट हो गया, तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का झट से जवाब दे देंगे, है ना। मुझको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन की सीरीज होगी वो आपको सेंड कर दी जाएगी, है ना। हर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किसी की पीडीएफ अगर आपको नहीं मिलती है तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उसी पर आप डायरेक्ट मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गई बात दोस्तों, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आज इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।